स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। तो हेडफोन लगा लीजिए और आज की कहानियों को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिए। मुझे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली और मेरा बेटा बंटी मुझे कितने दिनों से बोल रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने जाना है। तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी बेकार थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी का तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए को अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टार्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे और के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो। चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहां एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तभी अचानक और फिर कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए।
फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थीं, जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए। ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। आरती, यहाँ कौन आता है मेरे पीछे से? रजत मिश्रा ने कड़क आवाज में पूछा। कोई भी तो नहीं आता है रजत, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उसकी पत्नी आरती ने लगभग सुबकते हुए कहा। तो क्या हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खराब है या मेरी आंखें? रजत ने दहाड़ते हुए कहा। आरती सिहर उठी। एक बार फिर वही हो गया था। वो घर में अकेली होती थी और जब उसका पति घर आकर सीसीटीवी की फुटेज खंगालता तो हमेशा किसी को उसके साथ पाता। पहली बार तो आरती बुरी तरह डर गई थी। क्या घर में कोई और भी रहता था, कोई भूत वगैरह जिसे वो नहीं देख पाती थी और कैमरा देख लेता था? वैसे भी उसे अक्सर घर में किसी के होने का आभास होता था, जैसे हर वक्त कोई पीछे खड़ा हो। कभी बहुत धीमी व्यंग्यात्मक हंसी भी सुनाई देती थी, पर दिखता कोई नहीं था। रजत का हाथ उठ चुका था। आरती दीवार से जा लगी। एक पल को जैसे उसकी सारी दुनिया ही घूम गई थी। यह पहली बार था जब रजत ने आरती के साथ ऐसा व्यवहार किया था। 1 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी और पिछले ही हफ्ते वे नए शहर में नए मकान में आकर रहने लगे थे। जब से वे इस घर में आए थे तब से उनमें झगड़े होने लगे थे, जिसका कारण आरती को कभी समझ नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। रजत हर दिन घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में एक नए आदमी को पाकर आरती पर हाथ उठाने लगा था। कभी कभी वह शराब पीकर भी आता और तब आरती को और भी ज्यादा सहन करना पड़ता। दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड से दुनिया का सबसे क्रूर पति बन चुका था रजत। बात बात पर आरती पर हाथ उठाता था। वक्त यूं ही बीत रहा था। आरती लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही थी। दोनों ने लव मैरिज की थी तो किसी के घर वालों का भी साथ नहीं था जो उन्हें समझा पाता। एक दिन वह घर के कुछ सामान एवं सब्जियां लेने बाहर गई। जब वह वहां से लौट रही थी तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें पता है, अभी इस घर में जो मिश्राज आए हैं, अब उनके घर से भी बहुत दर्द भरी चीखों सुनाई देती हैं। शायद वह रजत भी अपनी पत्नी को बहुत मारता है। इस मकान के पिछले मालिक जोसेफ की तरह ही, एक महिला दूसरी महिला से बोली। यह सुनकर आरती शर्मिंदगी से वहां से लौट आई, मगर घर आकर भी उसके कानों में रहकर वे बातें गूंज रही थीं। उसने तय कर लिया था कि वह अगले ही दिन उस महिला के पास जाकर इस घर के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। उसे लगने लगा था कि हो न हो, जो कुछ भी है इसी घर के कारण है। शाम होते ही रजत फिर शराब के नशे में धुत आया था। आते ही उसने सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना शुरू किया और उस बार उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने आरती को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हॉल के सोफे पर ही। उसका मन वितृष्ण से भर उठा। वह गुस्से की आग में जल रहा था। शाम को आरती उसके सामने कम ही आती थी। वह उसके लिए खाना लेकर आई। रजत ने उसके हाथ से प्लेट लेकर एक तरफ फेंक दी और उसे बालों से पकड़कर सीसीटीवी फुटेज के सामने पटक दिया। सामने की स्क्रीन पर जो था उससे ज्यादा आगे जो होने वाला था, वह सोच सोचकर आरती के हाथ पांव ठंडे पड़ गए।
पर ये हो क्या रहा था? ये सारे फुटेज, ये असली तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आरती ये जानती थी, पर कैसे अपने सनक के मारे पति को समझाती? वैसे भी वो तो वही मानता जो कि प्रत्यक्ष था। फिर उस पूरी रात कुछ कुछ देर के बाद थप्पड़, लात घूंसों की आवाजें और आरती की दर्द भरी चीखें और सिसकियां पूरे घर में सुनाई देती रहीं। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अगली सुबह वह उठी यंत्रवत सी हर काम करने लगी। रजत ऑफिस जाते जाते भी उसे एक लात मारकर गया। वह अपने पैर के आगे मजबूत थी और किसी भी कीमत पर रजत से दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप सब सहन करती रहती। जब शाम को रजत आया तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर्स थे, जिन्हें देखकर आरती धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। रजत, मैं गलत नहीं हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आरती रजत के पैरों में पड़ गई, मगर जवाब मिली। वह दूर जा गिरी थी। बदले में उसे अपने सीने पर एक कठोर लात, सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, या तो अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन कर देना, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं, कहकर रजत अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब आरती और शांत नहीं रह सकती थी। जिस रजत के थोड़े से प्यार के लिए वह हर रोज उसका जानवरों जैसा सुलूक बर्दाश्त कर रही थी, वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। कहीं न कहीं उसके मन में भी खटक रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। उसने तय कर लिया, अब वह उस महिला से इस घर के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही रहेगी। हालांकि अपने चेहरे पर उभरे निशानों से उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी, मगर वह रजत को खोना नहीं चाहती थी, सो उसने शर्मिंदगी को न चुनकर रजत के साथ को चुन लिया। वह अपनी पड़ोसन उस महिला के घर पहुंची। उस देखते ही उस पड़ोसन महिला का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हे भगवान, यह सब क्या है? वह शायद यह बोलना नहीं चाहती थी, मगर आरती के शरीर पर चोटों के निशान इतने ज्यादा थे कि अनायास ही यह वाक्य उस महिला के मुंह से निकल आया। जी, मैं मिसेज मिश्रा। एक दिन आप इस घर के पिछले मालिक जोसेफ के बारे में बात कर रही थीं। मैंने वह सुन था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह मकान उन्होंने क्यों बेच दिया? आरती ने सीधे अपना सवाल किया। मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करना नहीं था, उस दिन भी नहीं। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। एनजीओ चलाती हूँ, हर रोज कई ऐसी महिलाओं को देखती हूँ, उन पर बहुत तरस आता है। उस दिन बस आप पर भी माफ कीजिएगा, उस महिला ने सकपकाते हुए कहा। फिर वह खुद ही आगे बोली। उस मकान में पहले जोसेफ और एलेनोर रहते थे। जोसेफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। न जाने क्यों वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था। यह सब सालों चलता रहा। एक दिन अचानक ही जोसेफ कहीं चला गया और काफी वक्त तक भी नहीं लौटा। तब एलेनोर ने यह घर बेच दिया और अपने बेटे के साथ सेक्टर 3 में एक घर लेकर रहने लगी। उस महिला ने पूरी बात बताई। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? आरती ने कहा। हाँ, मैं अभी देती हूं, कहकर वह महिला एक कागज पर एड्रेस लिखने लगी और आरती को थमा दिया। आरती तुरंत उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक लगभग 35 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। आरती को देखकर उसकी भी वही प्रतिक्रिया थी जो कि आरती की पड़ोसन की थी। ओह गॉड, आर यू ओके? उसने आरती से पूछा। यस, आई एम फाइन, कैन वी टॉक? आरती ने कहा। अगले ही मिनट वे दोनों एक कमरे में बैठी हुई थीं। आपके उस घर में कुछ अजीब है। पड़ोसी कहते हैं कि आपके पति जोसेफ की तरह ही मेरे पति रजत का व्यवहार होता जा रहा है। वे हर दिन मुझे मारते हैं, मुझ पर शक करते हैं। जोसेफ की तरह ही रजत का व्यवहार होना मात्र एक संयोग तो नहीं। उस घर में जाने से पहले रजत कभी भी ऐसे भी थे। आरती की आंखों में एक नामी देखी एलेनोर ने। जोसेफ वॉज अ नैरो माइंडेड पर्सन। बहुत छोटा सोच था उसका। मेरे को बात बात पर मारता। हर वो आदमी जिससे मैं बात करता, उससे उसको लगता मेरा कोई गलत रिश्ता है। उसने अपने शक के वजह से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मेरा बाथरूम और बेडरूम तक में। मैं थक गया था, मगर कहाँ जाता, अपना कोई नहीं था मेरा। एक दिन जोसेफ कहीं जा रहा था मेरे से लड़कर। कुछ देर बाद फोन आया, ही वॉज डेड, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मैं वो घर बेचकर कुछ पैसा कमाया और ये छोटा सा घर लेकर डेविड को पढ़ाता है। आपके पति ने मरने के बाद भी कभी आपको परेशान किया है? आरती ने डरते हुए पूछा। एलेनोर सिटपिटा गई।
फिर आरती ने उसे सब बताया, वो सारी घटनाएं जो हकीकत में नहीं होती पर कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करता है। बस वो कैमरे जोसेफ ने लगवाए थे। हो सकता है जोसेफ का सोल उस घर में कैद हो और वो ये सब करवा रहा हो। कोई हस्बैंड अपना वाइफ को लव करे, ये उसका सोल को भी कैसे डाइजेस्ट होगा? एलेनोर ने कड़वाहट से कहा। आरती सब समझ गई। आरती अपने घर लौट आई। वह समझ गई थी कि जोसेफ की आत्मा उस घर में कैद थी, जो उसके और रजत के बीच भी वही झगड़े करवा रही थी जो उसके और एलेनोर के बीच होते थे। उसने एलेनोर की ओर अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग रजत को सुनाई, जिससे रजत को उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। और ऐसा होते ही अचानक घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चिरचिर की आवाज निकालते हुए स्पार्क करने लगे। अब रजत को आरती पर यकीन हो गया था। वो समझ गया था कि सारी फसाद का जड़ वो सीसीटीवी कैमरा ही था। उसने उसे गले लगा लिया, मगर अभी वक्त नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी स्क्रीन पर आवाजें आने लगीं। बहुत देर तक तो वो झिलमिलाती रही। फिर एक आकृति दिखाई दी। दोनों ने देखा, एक आदमी था। उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो छोटिल था। एक तरफ का पूरा गाल गायब था और दांतों की कतारें दिखाई दे रही थी। एक आंख भी गायब थी और जो दूसरी थी वो पूरी तरह सफेद थी। निसंदेह वही जोसेफ था जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी। दोनों पति पत्नी का डर से बुरा हाल था। जोसेफ उन्हें घूरता रहा। तभी उभरी एक भयंकर हंसी और वो दोनों सिहर उठे। मारो उसे, वो इसी लायक है। एक डरावनी आवाज उभरी और वो एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए और भय से कांपने लगे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये औरतें इसी के लायक होती हैं। हमारा पूरा हक बनता है इन्हें मारने का, पीटने का, काबू में रखने का। मैं कहता हूं, मारो उसे। वो गुर्राया। रजत फटी आंखों से उसे देखता रहा। उसने आरती को अपने पीछे कर लिया। जोसेफ स्क्रीन में से निकल आया और रजत को उठाकर परे फेंक दिया। वो आरती को बेरहमी से पीटने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि रजत कुछ समझ ही भी पाया। आरती बुरी तरह से छटपटा रही थी। कैमरा तोड़ दो रजत, आत्मा घर में नहीं कैमरा में कैद है। यह कैमरा हॉन्टेड है। औरत ही बमुश्किल इतना बोल पाई, तब तक जोसेफ की आत्मा उसे बुरी तरह पीटे जा रही थी। मैं कभी एलेनोर के साथ खुश नहीं था, तो कोई और अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं होगा, जोसेफ दहाड़ता हुआ बोला। रजत कैमरा तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी जोसेफ की आत्मा रजत में प्रवेश कर गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, फिर दांत पीसता हुआ आरती की तरफ बढ़ा। अब रजत औरती को मारने लगा। अचानक एक भड़ाक की आवाज आई और एक एक कर ऐसी ही 5 आवाजें आईं। इन आवाजों के बाद अचानक रजत रुक गया। वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अपनी लगभग बंद होती आंखों से आरती ने देखा, सामने एलेनोर थी, जो सारे हॉन्टेड सीसीटीवी कैमरा तोड़ चुकी थी, जिससे जोसेफ चला गया था। आरती की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आरती और रजत ने वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो यहां खत्म होती है आज की दूसरी कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। वह लगभग दोपहर के 2 बजे का समय था। आसमान से धूप बिल्कुल गायब थी। चारों तरफ रात का अंधेरा छा चुका था। एक सुनसान रास्ते पर तेज आंधियां चल रही थीं, जिसके कारण वहां दोनों ओर लगे बबूल के पेड़ मानो कभी भी टूट जाने को तत्पर थे। इतने खराब मौसम में भी वह एक सुनसान किले की ओर बढ़ा जा रहा था। ढीले ढाले कुर्ता पजामा, एक गहरी नीली जैकेट और बड़े बाल, वह वेशभूषा से कोई लेखक जान पड़ता था। अगले ही पल वह उस किले के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। वह कुछ पल रुककर मानो फैसला कर रहा था कि अंदर जाए या नहीं। मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूं भाई। न कोई ढंग की नौकरी ही मिली, न छोकरी ही मिली। एक सपना था लेखक बनने का, वह भी पूरा नहीं हो पाया। जिस भी प्रकाशक के पास जाओ, वह कहानी को घटिया और कम डरावनी कहकर रिजेक्ट कर देता है। वरुण ने अपने दोस्त तेजस से कहा, देख भाई, तू ऐसे चिंता मत कर। तू लेखक बनना चाहता है ना? मैं तुझे एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसने न जाने कितने लोगों की मनचाही मुराद पूरी की है, तेजस ने कहा। और फिर उसने उसे एक जगह का एड्रेस देते हुए कहा, देख भाई, आदमी थोड़ा टेढ़ा है, मगर जो एक बार वहां पहुंच गया ना भाई, ये मान ले कि उसकी तो किस्मत ही खुल गई। मेरा एक कलीग भी वहां गया था। अरे मैं ही उसे लेकर उसके पास गया था और देख, आज मैनेजर बना बैठा है।
अंतिम वाक्य तेजस ने कड़वाहट के साथ कहा। ठीक है, मैं चलूंगा वहां उस आदमी के पास, वरुण ने दृढ़ता से कहा। और इसके बाद तेजस का दिया हुआ एड्रेस लेकर वह घर आ गया। अगले दिन वरुण सुबह जल्दी तैयार होकर अपने घर घर नहीं सिर्फ मकान, उसका अपना कोई नहीं था, अपने मकान से जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। और उसके बाद वह तेजस के बताए समय पर उसके पास पहुंचा, जहां से वे दोनों उस आदमी के पास जाने वाले थे। तेजस ड्राइव कर रहा था और वरुण उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वह करीब रात के 9 बजे का समय था। लगभग 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तेजस ने अपनी गाड़ी एक लगभग बर्बाद हो चुके चोल के सामने रोकी, जिसमें अंदर जाने पर एक जर्जर सा घर नजर आ रहा था, जिसकी ओर इशारा कर तेजस ने कहा, वहां रहता है वह। और फिर दोनों उस घर में अंदर जाते हैं। वहां जाकर देखा, एक बूढ़ा मरियाल सा आदमी एक पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वरुण ने मन ही मन सोचा कि भला यह क्या उसकी मदद करेगा, मगर वह तेजस की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। चुपचाप उस मरियल से दिखने वाले आदमी को अपनी समस्या बताने ही जा रहा था कि तभी उसने अपनी अजीब नजरों से उसे घूरा और कहा, चिंता मत कर, तेरी समस्या का हाल है मेरे पास। लगातार 3 दिन तक शहर के बाहर बने उस किले में जाकर वहां भटकती रूहों को खुश कर और वे तेरा मनचाहा काम कर देंगी। अब जा। इतना कहकर बूढ़े ने वापस आंखें बंद कर ली। वरुण के कुछ समझ नहीं आया, मगर तेजस का इशारा पाकर वह बिना कुछ बोले ही उसके साथ उस कमरे से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद से अलग दिन यानी कि आज वह उस भयानक किले के सामने खड़ा था, जिसके बारे में बहुत जानकारी करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि उस किले में जाना खतरे से खाली नहीं है। वह उस किले में अंदर जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी बाहर आती हुई आंधी और तेज हो गई और उसके साथ साथ बारिश भी आ गई। वह डर रहा था, मगर उसे उस आदमी की कही बात याद आई और तुरंत ही अंदर चला गया। अंदर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। उस पूरे किले में घोट सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ से झिगुरे की आवाजें आ रही थीं। चमगादड़ों का झुंड किले के दीवारों पर बैठा फड़फड़ा रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ, किसी ने उस पर झपटा मार दिया और वो डर से पीछे गिर गया। वह एक काली बिल्ली थी, जिसकी आंखें शैतानी चमक लिए थे। वह बिल्ली वहां से भाग गई और फिर किसी तरह संभल कर खड़ा हुआ और डर के मारे उस किले में उस आदमी के बताए अनुसार कच्चा मांस रखकर तुरंत बाहर निकलकर आ गया। उसके बाहर आते ही उसे सुनाई दिया कि कोई छप्पर छप्पर करके मांस को खा रहा हो। वह डरकर अपने घर वापस आ गया। रात तक वह आश्वस्त था कि बस 2 दिन और फिर उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वह पेन और डायरी लेकर लिखने बैठा ही था कि तभी उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा और उसकी डायरी पर जो लिखा था उस पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। कल फिर किले में मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब यह क्या नई मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए वह वापस कुछ लिखने लगा और इसके बाद उस रह रहकर किसी की खिलखिलाती हंसी और सहसा ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दे जाती। अब उस खुद से ही चिढ़ हो रही थी कि आखिर वह उस किले में गया ही क्यों। उसकी पूरी रात करवट लेते ही गुजरी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, कहीं किसी बर्तन के पटकने की आवाज सुनाई देती तो कभी लगता उसके अलावा कोई और भी वहां पर है। कभी कभी तो उसके लगता कोई उसके ऊपर बैठा है और उसे देखकर हंस रहा है। उसने पूरी रात किसी तरह जगकर गुजारी। अगले दिन सुबह वह वापस उस किले में नहीं जाना चाहता था। रात भर उसके घर में जो रोने चीखने की आवाजें उसे सुनाई दी थीं, उसके बाद अब उसमें और शक्ति नहीं बची थी कि वह उस किले के भूत प्रेत का सामना कर पाए। मगर ख्वाहिशें जो न कराएं, वहीं थोड़ा हिम्मत करके वह वापस किले में जाने के लिए घर से निकल गया। और फिर वहीं बवंडर, आंधी तूफान। वरुण जब अंदर गया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वरुण, और रूपा। वरुण ने हकलाते हुए कहा, हाँ वरुण, मैं रूपा। और इतना कहने के बाद वही आवाज अब एक हंसी में बदल गई थी। वरुण डर गया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह किस रूपा का नाम ले रहा था और क्यों। और वह तो किसी रूपा को जानता ही नहीं था। फिर यह कौन है जिसका नाम अपने आप उसकी जबान पर आ गया था? वरुण किले में जहां खड़ा हुआ था अपनी जगह पर जम सा गया था। वह किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। वह जानता था इस भयानक किले के आसपास भी कोई नहीं जाता था।
अचानक ही उसे लगा कि वह आजाद हो चुका है उस अदृश्य बंधन से, और वह बदहवास सा भागता हुआ अपनी कार लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। घर आकर शाम तक सब ठीक रहा, और उसके बाद फिर वही जोर जोर से रोने की आवाजें और घुंघरुओं का शोर उसके कान फोड़ने लगा। उस रात उसके घर के हर एक कोने पर किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसका दम सा घुटने लगा था। बस अब और नहीं झेल सकता मैं यह सब। मैं अब थक चुका हूं। बस एक मदद मांगी थी उस आदमी से, और उसने मुझे भूतों के बीच उलझाकर रख दिया है। वह फुंफकारता हुआ बोला और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उस अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया था। वह किले से उसके साथ ही साथ लौट आती थी। वरुण अब थक कर वापस उस आदमी के पास जाना चाहता था और उस आत्मा से बचने का उपाय पूछना चाहता था, मगर फिर उसे अपना लेखक बनने का एकमात्र सपना टूटता नजर आया, और उसने उस आदमी के पास जाने के ख्याल को ही खत्म कर दिया, यह सोचकर कि बस एक ही तो दिन बाकी है, उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। रात भर उसके घर में कभी पानी बहने की आवाजें आती रहीं, तो कभी उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है, मगर कोई नजर नहीं आता। जैसे तैसे डरते संभलते सुबह हो गई, और वरुण ने तय कर लिया था कि वह किले में जाएगा। आज आखिरी बार उस किले में जाऊंगा। बस अब मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो इसके बाद चाहे जो हो, मैं कभी उस वीरन किले की ओर देखूंगा भी नहीं, वरुण ने अपने आप से कहा, और वह मन मारकर किले की ओर बढ़ गया। उसने किले में एक कदम रखा ही था कि घना अंधेरा छा गया, और कहीं दूर एक रोशनी की बिंदु चमक रही थी, ताकि कुछ समय बाद वरुण खुद अपने डर का साक्षी बन सके। आ ही गया तू वरुण, अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेना है अब मुझे। कहते हुए उस प्रेतनी ने वरुण को उठाकर किले की एक दीवार की ओर फेंक दिया। मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वरुण ने डरते हुए पूछा। उसके सिर से काफी खून बहने लगा था। तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। वो तू ही था जो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इस किले में लाया था, और यहां लाकर मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और जब तेरा मन भर गया तो तू मुझे बेहोशी की हालत में ही जिंदा मिट्टी में दफन कर गया। कहते कहते एक बेहद खूबसूरत लड़की वरुण की आंखों के सामने आई, और अगले ही पल बेहद ही दयनीय हालत में थी। जगह जगह से फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरा दर्द लिए। अब रूपा अपने असली रूप में वरुण के सामने थी और गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और वरुण के सिर पर फेंकने ही वाली थी कि तभी वह मरियल बूढ़ा उन दोनों के बीच में आ गया, जिसे देखकर रूपा रुक गई। इसका कोई दोष नहीं है रूपा, यह अपना पिछला जन्म भूल चुका है। तू इसे माफ कर दे और मुक्त हो जा, उस बूढ़े ने कहा। नहीं भैया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। रूपा की आत्मा गुस्से में फुफकारती हुई बोली, और सिर्फ आंखों के एक इशारे से उसने वरुण को उठाकर एक बार फिर किले की दीवार में फेंक दिया। इस बार उसका दायां हाथ टूट चुका था और माथे पर लगी चोट भी गहरी हो गई थी। इसे छोड़ दे रूपा, यह वरुण है, राजेश नहीं। राजेश मर चुका है। आंखों से खून के आंसू बहाती किले की दीवार में एक छेद कर, इसमें तो बस उसकी आत्मा है, इसे जाने दे रूपा। जब उस बूढ़े ने रूपा को समझाया तो वह थोड़ी नरम पड़ी और गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। यह सब क्या था बाबा? वरुण बमुश्किल बस इतना ही पूछ पाया। रूपा मेरी बहन थी। कोई 30 साल पहले राजेश नाम के एक लड़के ने उस झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। तब से वह उसका इंतजार ही कर रही थी ताकि उससे बदला ले सके। तुम ही राजेश हो, पिछले जन्म के राजेश। मैं उसी दिन तुम्हें पहचान गया था, मगर अपनी बहन को मुक्ति दिलाने के लिए ही तुम्हें यहां भेजा था। अब तुम एक अच्छी आत्मा हो, इसीलिए पुराना सब भूल जाओ, उस बूढ़े ने कहा और पलटकर जाने लगा। मगर बाबा, मेरी कहानी, मैं लेखक बनना चाहता हूं। वरुण को लगा जैसे वह ठगा गया हो, इसीलिए वह खींच उठा। यह कहानी क्या कम मायावी और डरावनी है, लिख देना इसे और फिर देखना तू आसमान चूमेगा। कहकर वह बूढ़ा चला गया और वरुण भी अपने घर आ गया। अब वह डर और भूत दोनों से वाकिफ था। 2 साल बाद वरुण का इंटरव्यू लिया जा रहा था। आखिर उसकी किताब चीखता वीरान किला पर आज एक फिल्म जो बनी थी। वरुण अब अपनी जिंदगी में बेहद खुश था।
मगर आज भी किसी किले के पास जाने से पहले उसकी आत्मा कांप जाती है।